ठीक। अच्छा कल टेस्ट है तुम लोगों का, बहुत अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है। जितना हो गया वहां तक का तैयार करके देना बेटा, इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो चैप्टर चल रहा था अपना कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और हाँ यही हम भी सोच रहे हैं आकाश। चलो अब बातें नहीं, चैप्टर हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन, और टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा तुम्हारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद बीबीटी भी स्टार्ट कर देंगे। तो मैं अभी टॉपिक में बीबीटी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक ज्यादा लंबा खिंचा तो नहीं पढ़ेंगे, अगर कम जल्दी हम लोगों ने फिनिश कर लिया तो हम लोग इसके बाद लिख देंगे, ठीक है। चलो चले आगे बेटा। यस सर। ठीक है, तो लास्ट हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसके आगे कुछ पॉइंट स्क्वायर प्लेनर के लिए लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग क्या आते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे आते हैं। लिखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है इन, लिखो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और मॉलिक्यूल आपका कैसा स्क्वायर प्लेनर, कैसा है स्क्वायर प्लेनर। याद होगा मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो सकती है, या तो स्ट्रक्चर आपकी स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। ऋत्विका आपका होमवर्क मुझे मिल गया, बहुत सारे बच्चों ने हाँ मुझे होमवर्क भेजा है, मैंने चेक करके बता भी दिया कि सारे ही सही हैं, क्योंकि हमने तुम लोगों को उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई थी, तो बहुत अच्छा करा तुम लोगों ने, ठीक है। आगे जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया करे तो ऐसे भेजा करो, कोई डाउट हुआ करे तब भी भेजा करो, बट डाउट कभी भी ऐसे मत भेजना कि एक एक डाउट भेजो। डाउट हमेशा भेजने का तरीका ये होता है कि आप चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ, जितने आपको क्वेश्चन नहीं आते एक बार में उनकी पीडीएफ बनाओ, सर को भेजो, सर मैम को भेजेंगे, मैम मुझे भेज देंगे, ठीक है। सर लास्ट वाला ठीक था? लास्ट वाला कौन सा था, याद दिलाओ, ऐसे तो मुझे याद नहीं है सर Mn2CO10। Mn2CO10 वाले का, हाँ सही निकाला था तुमने, ठीक है। देखो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, या फिर कहते हैं ऑप्टिकल, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर जो होगा इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मॉलिक्यूल आपका स्क्वायर प्लेनर है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज देखो बिकॉज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, square planar complex have plane of symmetry, plane of symmetry। जल्दी से तुम लोगों को एक बार बता देते हैं। अच्छा हाँ एक और बात, हम इस ये जो स्लाइड है ये जो दिखता रहता है इसे हम हाइड कर रहे हैं, तो किसी को भी कुछ पूछना तो माइक खोल के बोल लेना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस ये तुम्हारा ये क्या, ये तुम लोगों ने सुना आज तक इससे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री सुना होगा तुमने, अगर 11th का चैप्टर नंबर पहला पढ़ा है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, तो तुमने प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, न्यूमान प्रोजेक्शन, साहॉर्स प्रोजेक्शन ये सब पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। यस सर। फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है ए, मान लो आपके पास क्या है ए है, कहीं पे ए बना हुआ है, मैं कह दूं इस ए को आप 20 से दो पार्ट में डिवाइड करो, तो क्या तुम कर पाओगे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाओगे, आंसर हाँ कर पाएंगे। अगर मैं इसे यहां से पकड़ के ऐसे काट दें तो क्या ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यस सर। बट अगर हम ऐसा करते बेटा कि इसकी जगह पे हम मॉलिक्यूल लेते पी, मान लो इसकी जगह पे मॉलिक्यूल कौन सा लेते पी लेते, फॉर एग्जांपल ले ही लेते, चलो मैं लिखता हूं कि यहाँ पे भाई पी ले रहे हैं, क्या तुम पी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, चाहे तुम ऐसे कट करो चाहे तुम ऐसे कट करो, क्या कैसे भी तुम इसे कट कर लो, क्या तुम इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाओगे। नो सर। नो सर। तो भाई हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो तुम्हारे ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते। ऑप्टिकल आइसोमर्स कहां पे होंगे, जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होगी, तो मतलब पी तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर देगा, ए तुम्हारा नहीं देगा। क्या इतनी बात समझ में आई। यस सर। यस सर। ठीक है, अब तुम कहोगे सर आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को इक्वल हाफ में कैसे डिवाइड करोगे। अगर तुम्हें 3D में समझना है तो हम बता सकते हैं, बताओ 3D में समझ कर पाओगे। जैसे यस सर। यस सर। इधर NH3, इधर Cl और इधर NH3 और इधर Cl, सिस प्लेटिन का फॉर्मूला है कि नहीं, बोलो जल्दी से। और क्या ये स्क्वायर प्लेनर है, तो है, बिल्कुल है। तो यार इसे हम दो इक्वल पार्ट में कैसे, ऐसा कौन सा प्लेन डालें हम, अगर यहां से इसे डालेंगे तो इक्वल दो इक्वल पार्ट में तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ। अरे बोलो ना। यस सर। बेटा यस सर। दो इक्वल पार्ट में है कि नहीं है, देखो ना। अगर तुम्हें ऐसे भी नहीं दिख रहा है तो तुम्हें थोड़ा 3 डायमेंशनली समझाते हैं बेटा। प्लेट देखो, जितने भी एटम या फिर मॉलिक्यूल वो तो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं ना,
तो प्लेटिनम भी तुम्हारा स्फीयर होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा बोलो। ऐसे एक NH3 का Yes, sir. एक NH3 का ये स्फीयर हो गया, एक Cl ये स्फीयर हो गया, एक Cl स्फीयर। अब मुझे बताओ कि ये 4 बॉल्स हैं और इन 4 बॉल्स को अगर हम ऐसे ऐसे करके कट करें, ऐसे करके कि भाई एक ऐसा प्लेन डालें जो इस बॉल को 2 इक्वल पार्ट, मतलब समझ रहे हो कैसे कैसे समझाएं। जैसे मान लो ये साइम की बॉटल है, ठीक है, और ये मान लो क्या है, स्फीयर होता, मान लो ये इसका ढक्कन यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है, बताना मत तुम लोगों ने। जैसे मान लो ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। अब हम कह रहे हैं कि इस बॉल को तुम ऐसे कट करो, यहां से दिख रहा है तुम लोगों को, ऐसे देखो, ऐसे कट करें तो ये 2 इक्वल पार्ट में होगी कि नहीं होगी बताओ। अगर इसे हम ऐसे यहां से ऐसे ऐसे कट कर दें, ऐसे करके काट दें, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी कि नहीं होगी बेटा। Yes, sir. बॉल एज्यूम करना, ढक्कन एज्यूम करोगे तो नहीं होगी। इसे बॉल एज्यूम कर लो, मान लो ये बॉल है, अब मेरे हाथ में बॉल है, हम कह रहे हैं कि ये प्लेटिनम रखा हुआ है, ये Cl है, ये इधर NH3 है, इधर ये, हम इसे ऐसे करके काटें तो क्या ये 2 इक्वल Cl का मॉलिक्यूल 2 इक्वल, मतलब वो तो स्फीयर है ना, स्फीयर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ। 2 हेमिस्फीयर बना लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी तुम्हारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी उनमें क्या नहीं होगा, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं प्रेजेंट होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो तो ध्यान रखना कि जो तुम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या करोगे, उसमें तुम जनरली इन जनरल तुम बोल दोगे कि भाई वहां पे क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ इसमें तूफानी कर दें, तूफानी का मतलब समझते हो बेटा, तूफानी का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर हम कुछ ऐसे लिगेंड लगा दें अनोखे टाइप के, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, तुम क्या करो, लिखो लिखो, sometimes optical isomers is observed in square planar। इन मान लो कि अगर हम, तुम खुद ही सोचो, मान लो जैसे मैंने तुमसे क्या बोला कि ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम से 4 इधर बॉल ऐसे चारों तरफ जुड़ी हुई हैं। अब एक बॉल है ही नहीं, एक ट्रायंगल है, मान लो एक तरफ ट्रायंगल वाले शेप है, तो अगर हम इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि भैया एक तरफ स्फीयर है, एक तरफ ट्रायंगल लगा हुआ है, तो 2 इक्वल हाफ कैसे हो पाएंगे उसके। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो अगर ऐसा होता है कि समटाइम्स ऑप्टिकल आइसोमर्स इज पॉसिबल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक लिगेंड, जैसे हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि मान लो ये प्लेटिनम है, ठीक है, और प्लेटिनम से भाई एक क्लोरीन इधर लगा हुआ है, एक क्लोरीन, ये अपने लोन पेयर से डोनेट कर रहा है, ये अपने लोन पेयर से डोनेट कर रहा है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, NH2 लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट कर रहा है। ऐसे यहाँ पे COO नेगेटिव है, ये क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर को यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है, और मान लो एक CH है, एक तुम्हारे पास CH3 है, ये क्या कर रहा है, ये आधा इसे डोनेट कर रहा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, दो ना करके एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप का, हालांकि ये बहुत ही टफ टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, बट अगर इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल है तो इसमें कोई सिमेट्री ही नहीं है, कुछ एक जैसा हो तभी तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करोगे, ये अलग कट रहा है, ये अलग कटेगा, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। समझ रहे हो कि एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो ऐसे तुम नहीं काट सकते 2 इक्वल हाफ में, बस यही चक्कर है। तो इतना जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चले फटाफट। Done, sir. ठीक है, अगर तुम लोगों ने इतना नोट कर लिया तो आगे चले बेटा, अगर किसी का रह गया तो बोल देना, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 की बात करें, तो यार अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो स्ट्रक्चर आपकी कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. तब आपकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल जो होंगे उनमें जो तुम्हारे ML6 टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, ML6 टाइप के, ये तुम्हारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। रीजन क्या है, बिकॉज ये तो सारे सेम ही है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और अभी हमने क्या बोला, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो ये क्या नहीं शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। Optical isomerism. देख लो बेटा एक बार जरा कैसे हो गए, एक बार बताओ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यही होते हैं कि नहीं, बताओ। Yes, sir. इसी को तो हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अगर हम यहां से इसे ऐसे कट कर दें, क्या ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, बताना जरा। Yes, sir. Yes, sir. इधर का पार्ट इधर सेम है, तो इसका मतलब ML6 टाइप के जितने मॉलिक्यूल हैं उसमें मैंने क्रॉस बना दिया कि भैया वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें सिमेट्री है, एक जैसे मॉलिक्यूल है। और अगर कहीं पे MA4B2 टाइप का मॉलिक्यूल है
तो भैया तब भी वो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो जरा भैया, M 4A ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, देखते रहना, और 2B ऐसे लगे हुए हैं। तो अगर हम B को पकड़ के काट दें ऐसे करके, यहां से ऐसे काट कट करें, तो B गया, M गया, B गया, इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट, दो इक्वल हाफ में हुए कि नहीं हुए, बोलो। यस सर। Yes, sir. इसलिए इस टाइप के जो तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होगा उसमें इस टाइप के मॉलिक्यूल में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे। और ऐसे ही मान लो अगर हम लिख दें MA4 और BC, अब हमने बदल दिया, अब बताओ क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा प्रेजेंट? इसमें भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखना जरा बेटा, इसमें भी नहीं होगा, जरा चेक करो। हम कह रहे हैं M और 4A को हम ऐसे लगा दे रहे हैं, ठीक है, और एक में लगा दे रहा हूं ऐसे B, और एक में लगा दे रहा हूं ऐसे C, यार C, सॉरी, हम फिर वही कह रहे हैं कि अगर हम इसे इसे काटें इसके करें, मतलब एक ऐसा प्लेन डाल रहे हैं जो B को कट कर दे, M को कट कर दे, C को, तब भी तो ये दो इक्वल हाफ मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ। Yes, sir. तो यानी कि इस टाइप, मतलब कि जो तुम्हारे ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है उसमें ये तीन टाइप के जो मॉलिक्यूल है, कौन कौन से? एक तुम्हारे पास ML6 A4B2 और MA4BC। अच्छा हाँ, एक और बच गया, एक और भी तो बच गया बेटा, एक तुम्हारे पास बच गया MA5B, ये भी आपका शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, रीजन देखो जरा इधर, फिर वही चीज, 4A को आप ऐसे लगा दोगे, एक A आपका ऊपर आ जाएगा, एक B बचा उसे नीचे, ठीक है। तो हम कौन सा प्लेन डाल दें, बताना जरा, बताओ। क्या मैं यहां से एक प्लेन डाल दूं जो A को कट करे, M को कट करे और B को कट करे, तो तब भी तो दो इक्वल हाफ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है वो वाले मॉलिक्यूल कभी भी क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे ऑक्टाहेड्रल के अंदर। क्या इतनी बात समझ सकते हो बेटा, जल्दी बोलो हाँ ना। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं कि भाई M और उससे दो EN लगे हुए हैं आपके, दो आपके Cl लगे हुए हैं, समझ में आया कि नहीं आया? हम कहते हैं बताओ इसका तुम ड्रॉ करके दिखाओ। बताओ बेटा, मैं तुमसे कहता हूं कि इसका तुम ड्रॉ करो, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो तुम कहोगे कि सर इसका एक काम करते हैं, पहले तो भाई इसके आइसोमेरिज्म बना के देख लेते हैं। तो एक बार बताओ, हम कह रहे हैं एक आप M ऐसे लिख दोगे, EN क्या होता है, एथाइलिन डायमाइन होता है कि नहीं होता? EN का फॉर्मूला होता है CH2 CH2 NH2 NH2, याद आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से। Yes, sir. यस सर। NH2, और इसे बोलते हैं NH2, इसे EN बोलते हैं, एथाइलिन डायमाइन। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अगर ऐसे लिख दें कि दो डोनर एटम होंगे तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो एक EN से हमने दो बॉन्ड बनाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोनर एटम दो है कि नहीं, बताओ। अगर EN लिखोगे तो एक ऐसे, एक सॉरी मेटल अगर बीच में लिखोगे तुम, मेटल अगर तुम यहाँ पे लिखोगे तो एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे एक EN से, बोल दो भाई। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने Yes, क्या sir. कहा, एक बार EN एक इधर लिखा, एक बार EN एक इधर लिख दिया, ठीक है। और क्योंकि अच्छा, मॉलिक्यूल तुम्हारा कैसा है, टेट्राहेड्रल की ऑक्टाहेड्रल, देख के बता दो बेटा। अरे कितने बॉन्ड बन रहे हैं टोटल, यू नो? Octahedral. ऑक्टाहेड्रल है, देखो ना, एक EN से दो बॉन्ड, तो दो EN से चार बॉन्ड, दो Cl के छह बॉन्ड, छह का मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक तो हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते बेटा, बताना। Yes, Yes, sir. sir. यस तो एक बात सर। बताओ, अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तुम खुद ही बताओ, अगर मैं इसे यहां से पकड़ के ऐसे काट दे, तो ये Cl गया, M गया, Cl गया, क्या ये दो इक्वल हाफ है, हुए कि नहीं हुए, बताओ। Yes, sir. तो क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा? No, sir. नो नहीं सर। बनेगा। और ये है कौन सा वाला? अगर सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड लगे उसे सिस बोलते हैं कि ट्रांस, जल्दी बोलो बेटा। Trans. ट्रांस, तो ये ट्रांस वाला। Trans. तो भाई जो तुम्हारा ट्रांस वाला है उसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि चाहे ऐसे देख लो और चाहो तो तुम मिरर लगा के देख लो यार, अगर तुम्हें मिरर इमेज इसकी मिल गई तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तुम मिरर में देखोगे तब भी तो तुम्हें ऐसे ही दिखेगा मॉलिक्यूल। क्यों? हालांकि ये वाला EN जाएगा उधर, बट क्योंकि वो EN है तो दिखेगा तुम्हें तब भी ऐसे ही मॉलिक्यूल। बताओ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? Yes, sir. अभी देखो, हम तो समझा देंगे, तुम Yes, लोग sir. कंफ्यूज लग रहे हो मुझे। देखो, अगर तुम इसकी मिरर इमेज बनाओगे तब भी आपको ऐसे ही दिखेगा। तो इसकी मिरर इमेज कैसी आई? इसकी मिरर इमेज आई सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर ए को उठा के ऐसे मान लो एक इमेज बनाई तो तुम्हें ए ही दिखेगा, तो अगर ए को उठा के ए के ऊपर रखे तो इसे ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा, बताओ। Yes, sir. इसे बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। इधर देखो मेरे हाथ, जैसे अगर हम इस वाले हाथ को उठा के इसके ऊपर ऐसे रखें, तो क्या मेरे आगे वाले हाथ ने मेरे पीछे वाले हाथ को बेटा सुपर इम्पोज करा कि नहीं करा? Yes, sir. यस सर।
इसे बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और जहां पे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है या फिर जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनते। अब देखना जरा, अगर इस हाथ को उठा के मैं इसके ऊपर ऐसे रखूं, क्या तुम्हें पीछे वाले हाथ का थंब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस इमेज को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और जहां पर भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी उसे हम बोलेंगे कि वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो क्या इसकी मिरर इमेज बनी? नहीं बनी, तो इसे बनाने की जरूरत ही नहीं, हटा दो भैया, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब एक बात देखो, क्या हम इसे और किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आंसर है कि हम क्या करें, सीएल सीएल को एक साथ लगा दें, ईएन ईएन को करके देख लो एक बार। पहले तो 6 बॉन्ड बना लो। 6 बॉन्ड कैसे वाले? ऐसे वाले, 1 2 3 4 5 6। पहले तो 6 बॉन्ड ऐसे बनाओ। मैंने क्या कहा, एक सीएल इधर लगा दिया, मैंने एक सीएल इधर लगा दिया, एक ईएन को मैंने यहां पे लगा दिया। ठीक है बेटा, एक ईएन को मैंने यहां पे लगा दिया और एक ईएन को मैंने यहां पे लगा दिया। क्या हम लोग ऐसा बना सकते हैं? तो आंसर बिल्कुल बना सकते हैं, ये अभी भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही है। और ये कौन सी फॉर्म हो गई बेटा? ये हो गई सिस फॉर्म, क्योंकि सीएल सीएल एक तरफ, ईएन ईएन एक तरफ। बोलो यार, बोलते नहीं हो तुम लोग, हुई कि नहीं हुई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाली हो गई सिस फॉर्म। मुझे बताओ, क्या हम इस पे मिरर इमेज लगा सकते हैं? क्या इसकी मिरर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, बताना जरा। अगर हम यहाँ पे एक मिरर लगा दें तो क्या ये हमें मिरर इमेज देगा? क्या ये हमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा कि नहीं देगा? Yes, sir. Yes, sir. या फिर Yes, तुम sir. ऐसा बताओ, क्या हम इसे इसे यहाँ से काट के दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं? बताओ, तुम ही बता दो। No, sir. No, sir. तो चाहे तो तुम ऐसे देख लो, चाहे तो तुम मिरर इमेज बना के देख लो। हम तुम्हें राय यही देंगे कि तुम मिरर इमेज बना के देखो, तो तुम्हारे गलती करने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर ही रहेंगे। ठीक है, एक सेकंड। तो मैंने क्या करा, हमने लिखा यहाँ पे m, तो जब तुम इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, तो इसका मतलब तुम्हें cl यहीं पे दिखेगा। जो शीशे के पास है, मिरर के पास है, वो पास में ही दिखेगा, और जो दूर है वो दूर ही दिखेगा बेटा। मतलब एक ईएन आपको यहाँ पे दिखेगा, एक ईएन आपको यहाँ पे। तो यार मुझे बताओ, मॉलिक्यूल तो सेम है, बट क्या ये एक दूसरे की सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है? No, sir. क्यों? क्योंकि अगर तुमने इस वाले को, मैं तब देखो, इस वाले को उठा के इसके ऊपर रख दिया तो क्या इसे ढक पाएगा ये? भाई देखो, इसमें ये वाला ग्रुप इधर लगा हुआ है, जब इसे उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये इसके ऊपर आएगा, मतलब सीएल के ऊपर ईएन आ जाएगा। तो सीएल को ईएन कैसे ढक सकता है? ढक सकता है क्या? नहीं ढक सकता, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो कहने का मतलब, इसकी बेटा दो मिरर इमेज मिल गई। तो अगर तुमसे पूछे कि इसमें, इस वाले क्वेश्चन में पूछता टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तुमसे कहता कि बताओ, इसका पूछता कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो भैया देखो, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? दो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो ही होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो तुम्हें एक सिस मिल गया, एक ट्रांस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अपने पास सोल्यूशन क्या निकल के आया भाई? सोल्यूशन अपने पास ये निकल के आया कि अगर हम जीआई की बात करें, जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो कितने हैं इसके पास? दो। कौन कौन सा? एक ट्रांस वाला प्लस एक सिस वाला, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। आंसर है क्या इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स है? बताओ तुम लोग, क्या इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स है बेटा? आंसर है ये वाला है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स ही तो है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कौन सा है? ये तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर है। तो इसका मतलब एक इसका ऑप्टिकल आइसोमर में। तो जब आप टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालोगे, स्टीरियो आइसोमर्स, आइसोमर्स, तो कैसे निकालते हैं बेटा? तो निकालते हैं जीआई प्लस ओ आई, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बेटा कितना निकल के आंसर आ जाएगा? 2 + 1 मतलब कि 3। इसका मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 3 हो गए। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. अगर तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तुम्हें क्वेश्चन में ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि कहां पे किस टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा। अगर तुमसे जीआई पूछा जाए तो जीआई दो ही बनेंगे, एक सिस वाला, एक ट्रांस वाला। इन्हीं को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। और ऑप्टिकल का मतलब जिसकी मिरर इमेज तुम्हें दिख जाए। अब चाहो तो तुम इसे मिरर बना के देखो, चाहे तुम कॉमन सेंस से लगा लो इसे हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, करो जल्दी से। Done, sir. ठीक है, सब लोग कर लो बेटा। Wait, sir. No, sir. हाँ हाँ, कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करिए।
बेटा चले आगे, Yes, sir. Yes, sir. सबका हो गया, सब लोग कंफर्मेशन दोगे तभी चलेंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ऋत्विका क्या कह रही है, इंसान को जैसे काटा जाता है, क्या बकवास कर रही है? सर जब आप समझा रहे थे तभी का है वो। अच्छा ठीक है। अरे एक देखो बच्चे ने कुछ पूछा है, जतिन ने पूछा है कि सर हॉरिजेंटली काटने पर तो इक्वल पार्ट में कट जाता है, उसका क्या? सुनो मेरी बात बेटा, हॉरिजेंटली में तुम्हें ये देखना पड़ेगा एक ही प्लेन पे है कि नहीं है। जब भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड लग जाएगा तो वो एक प्लेन पे लाई नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। बात बिल्कुल आपकी सही है, बट थोड़ा सा चीजों को एज्यूम करके चलो कि अगर आपका बाइडेंटेड लिगेंड या फिर कोई चिलेटिंग लिगेंड लग गया, चिलेटिंग लिगेंड मतलब अगर रिंग बन गई तो कभी एक प्लेन पे नहीं होगी यार। काटोगे तो उसी को जो एक प्लेन पे, जैसे मेरा हाथ है, इधर देखो मेरे हाथ को देखो किधर से अच्छा लग रहा है, इधर से काला, इधर से गोरा, इधर से काला, इधर से गोरा, गोरे वाला देखो। जैसे मेरा हाथ है मान लो, हम कहते हैं इसे ऐसे करके हम काट दें यहाँ से ब्लेड से, तो ये क्या होगा, चार ऐसा करना नहीं है, पांचों उंगलियां कटेंगी कि नहीं कटेंगी। बट अगर एक प्लेन पे, अब मान लो एक उंगली ऐसे बाहर की तरफ है, ऐसे की तरफ निकली हुई है, तो अगर हम इसे यहाँ से प्लेन डाल के कट करेंगे तो उंगलियां तो ये वाली जाएंगी, ये वाली थोड़ी ना कटेगी। समझ रहे हो जतिन हम क्या कह रहे हैं? Yes, sir. तो ये चीज है, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी तुम्हारा रिंग का फॉर्मेशन होगा तो वो प्लेन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। एक क्वेश्चन दे कर पाओगे? Yes, sir. देखो यार पता है, तुम्हें नहीं पता होगा, मैसेज मत करा करो, बोला करो। बोलने में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बनती, चीजें जल्दी जल्दी हो जाती हैं। तुम्हें बोलने में भी शर्म है, कैमरा तो तुम ऑन करते नहीं हो। एक बार करवा लिया तुमने जैसे तैसे, तो बोला तो करो। कह रहा सेलेक्ट कॉम्प्लेक्स हैविंग जीआई। हम तुम्हारे सामने कुछ कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, तुम्हें बताना इनमें कौन से कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। हमने तुम्हें ज्योमेट्रिकल अलग से नहीं कराया, बट इसीलिए मैं तुम्हें क्वेश्चन में करा दिया कि तुम्हें समझ में आ जाए कैसे निकालते हैं बस, ठीक है। क्योंकि अलग से भी लिखवाते भाई तो कोई मतलब नहीं है। देखो तुमसे कह रहा है पीटी ई एन का होल ट्वाइस 2+, इसमें चेक करो बेटा। बी वाला तुमसे कह रहा है कि पीटी ई एन एक ही है, सीएल है 4, ठीक है। सी तुमसे क्या कह रहा है, सी कह रहा है पीटी ई एन कह रहा 2 है, सीएल कह रहा 2 है और 2+। और डी वाला तुमसे कह रहा है बेटा पीटी ई एन का होल थ्राइस 4+। तो बताना इनमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें जीआई होगा, जो जीआई शो करेगा, जल्दी बता दो फटाफट। हम तो भूल ही जाते तुम लोग। मैसेज करो, मैसेज मत करना बेटा, मैसेज मत करना, बहुत मार खाओ बता रहा है। सिमरन तुम उसकी टेंशन ना लो, वर्चुअली इमेजिनेशन कर लेंगे कि हमने तुम्हें कूट दिया। और मेरी ना कहो बेटा, हम हिमाचल भी आ सकते हैं, ठीक है, वहां आके कूटेंगे। लेकिन वहां फिर वहां ये हो जाएगा, तुम कहोगे सर इतनी दूर से आए अब क्या ही कूटेंगे, चलो सर को कुछ खिलाएं पिलाएं, हिमाचल घुमाएं, ये करोगे। फिर हम भी सोचेंगे अब इतनी दूर से आके यार बच्चा मतलब क्या ही मारे, है ना। इससे अच्छा चलो उसके घर पे चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, यारों दोस्तों उसके मिलते हैं, बाकी बच्चों। तो वही है, अब ठीक है, अब क्या करें। भाई जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट, बहुत तेजी में। हाँ आकाश का आंसर आ चुका है। कब आ रहे हैं तो नहीं पता, बट आएंगे जरूर। सृजल का आंसर आ गया, आयुषी का आ गया, सी बता रहे हैं ये लोग। यार इतना पढ़ाने के बाद भी अगर तुम सी बता रहे हो तो तुम पता नहीं क्या ही करोगे, हमें समझ में नहीं आता यार। सी आंसर होगा इसका। यार जीआई क्या होता है, अभी क्या बताया हमने? यार कितनी मूड खराब कर देते हो। सी आंसर होगा इसका। ठीक है, सी आंसर ही होगा इसका, बिल्कुल सही। भाई देखो जब तुम सी को ड्रॉ करोगे तो प्लेटिनम,
प्लेटिनम, प्लेटिनम। और अभी हम लोगों ने बनाया था एक EN ये वाला, सॉरी 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 माय मिस्टेक, एक EN ये वाला, और ऐसे 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 ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, और इधर कैसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे। एक ये बन गया ट्रांस वाला, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया ट्रांस, ट्रांस, ट्रांस। और एक बना लो सिस वाला। सिस वाले में क्या करेंगे, सिस वाले में तुम्हें पता ही हम क्या करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, कैसे वैसे ऐसे। एक EN इधर, एक EN, एक CL इधर, एक CL इधर। तो भैया ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस। तो इसका मतलब इसमें GI हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 2, ठीक है। और तुमसे पूछे ना कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पूछा है कहाँ, जमीन खिसक गई, तुम भी खिसक जाओ थोड़े से। ऋत्विका नहीं उठाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत है? चलो देखो, अच्छा यहाँ इधर देखो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोग बातें बहुत करते हो। इधर देखो, मेरी बात सुनो। तो भाई यही बनेंगे। अब तुमको इसका तुम बना लो, इसमें दो यार कैसे बना सकते हो, दो ही तो है। यहाँ पे क्या 4 CL है, एक EN है, तो कुछ भी कर लो, नहीं बना पाओगे। यहीं पे बन सकता है, यहाँ पे 3 ही है तो यहाँ भी नहीं बन सकता। तो आंसर तीसरा है। क्या सबका हो गया, ये सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोल दो, हाँ ना बोलो फटाफट। Yes, sir. Yes, मैं sir. आगे अगला क्वेश्चन दे कर पाओगे? Yes, sir. डरोगे Yes, तो नहीं बेटा, sir. डर तो नहीं लगेगा तुम्हें? No, sir. No, sir. क्वेश्चन देखो, कह रहा सेलेक्ट Yes, sir. विच स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स is optically inactive, is optically inactive। अब हम तुम्हें समझा चुके हैं और बता चुके हैं कैसे क्या करा जाएगा। ऑप्शन लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर नहीं भी करोगे तब भी तुम्हारा होमवर्क है। जल्दी से इसे नोट करो फटाफट, बस तुम्हें नोट करने में जितना टाइम लगेगा लगेगा। सर हाँ बेटा, सर जब नीट का एग्जाम होता है ना तो सर ज्यादा क्वेश्चन +1 से आते हैं या +2 से, या दोनों Plus- के मैक्सिमम? देखो हम तुम्हें सही बताएं, वैसे तो ज्यादा +2 से ही आते हैं, ऑब्वियसली बात है, +2 का मतलब ही है, ठीक है। बट यार एक चीज है, अगर तुमने 11th वाला पार्ट स्किप किया या कम पढ़ा या सोचा लो, वैसे तो ऑब्वियसली बात है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें सारा ही पढ़ना चाहिए। ये चीजें हम लोग कब करते हैं, जब हमारे पेपर से 3 महीने बचते हैं, ठीक है, कि हमारे एग्जाम मान लो 3 महीने बाद है, एग्जैक्ट 3 महीने बाद। तो हम उसमें क्या करते हैं कि अब, और वो टाइम तुम्हारा वो वाला होना चाहिए कि हम रिवीजन करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखो पेपर अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है तो उसके लिए तुम्हें सारा ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम सब कुछ पढ़ने जाओगे तो तुम पेपर नहीं निकाल पाओगे। तो तुम्हें खाली पढ़ना वही है जिससे तुम्हारा पेपर निकले। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? सब कुछ पढ़ने के लिए 5 साल तुम्हारे पास रहेंगे मेडिकल में, आराम से सारी किताबें जो भी खरीदनी पढ़ लेना, केमिस्ट्री की क्लेटन वगैरह और ग्रोथरॉस वगैरह जितनी भी गुरुथ्रू वगैरह जो भी खरीदनी कर लेना। लेकिन अभी के लिए यह है कि तुम्हें क्या करना है कि हाईली वेटेज वाले चैप्टर पढ़ो, ठीक है। लेकिन जब 3 महीने रह जाए, अभी तुम्हारे पास टाइम है अच्छा खासा, बट फिर भी अगर तुम पूछो तो एडवाइस यही देंगे कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे 11th का 12th का, तो तुम जाओ किसके साथ, हाई वाले वेटेज वाले चैप्टर के साथ। अब जैसे तुम कहो कि 11th का क्या सब सारे चैप्टर में ऐसा है, तो बिल्कुल नहीं। अब जैसे 11th का एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन उसकी 14 नंबर की वेटेज है। तो तुम 11th के सारे चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ना चाह रहे हो तो तुम उनकी वेटेज वाले चैप्टर देख लो कि भैया ऐसे कौन से चैप्टर जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। हाइड्रोकार्बन का इकलौता 14 से 20 नंबर की वेटेज है। 19 में शायद 20 नंबर का आया था 2019 वाले पेपर में, 20 में भी शायद ऐसे आया था, बाकी 14 नंबर का तो आता ही आता है। तो 14 से 20 नंबर का वेटेज सिर्फ हाइड्रोकार्बन का है, तो तुम लगा लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे तुम्हारा जीओसी वाला चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो तुम वेटेज निकाल लो नेट से, हर जगह यूट्यूब से देख लो, कहीं देख लो, बहुत सारे लोगों ने चैनल बना रखे हैं सब अलग अलग। मतलब सर हाँ हाँ, सर +2 से मतलब कितने क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सपेक्टेड? कितने क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ये तो हम एग्जैक्ट हमने ऐसे तो नहीं कैलकुलेट करे, तुम्हें सही बताएं, बट हम तुम्हें जैसे वेटेज बता सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी 14 से 20 नंबर की वेटेज है। फिर तुम्हारा हेलो एल्केन हेलो एरीन सेम 14 से 20 नंबर की वेटेज है। फिर तुम्हारा एक वो चैप्टर है कार्बोनिल कंपाउंड वाला जो हमने तुम्हें कराया भी था, उसकी तो 20 नंबर से भी ज्यादा की वेटेज है, मतलब 20 नंबर का तो आता ही आता है, ठीक है। +2 का हम तुम्हें बता रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन हो गया, और तुमने कौन सा बोला, एक तो तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, और कौन सा बोला आपने, हेलो एल्केन हेलो एरीन हो गया, ठीक है।
बाकी 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 कौन से चैप्टर, मतलब ये वेटेज वाले हैं बेटा। आप एक काम करो, आप वेटेज निकाल लो, मतलब रिसेंट वाली वेटेज पिछले 5 से 6 साल की, और उस वेटेज को अपने जहां भी टेबल चेयर वहां पे ऐसे करके लो पेस्ट कर, पेस्ट करने के बाद वेटेज के हिसाब से पढ़ लो। जैसे केमिकल बॉन्डिंग याद आया मुझे, 14 नंबर का आता है, केमिकल बॉन्डिंग को सबसे पहले पढ़ लो, वेटेज के हिसाब से पढ़ लो। एग्जैक्ट हमें क्वेश्चन तो बेटा याद नहीं है, बट हाँ वेटेज हम तुम्हें बता सकते हैं, तुम चाहना एक क्लास में हम तुम्हें बता देंगे, अदरवाइज तुम फिर ठीक है। तो वही है कि वेटेज के हिसाब से एक बार वेटेज निकाल लो और वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करो, मेरी बात मानो, चाहे अभी चाहे कभी भी, जब भी तुम्हें लगे कि हमें अब स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम भी हैं, तो हमें लगता नहीं कि तुम्हें आगे बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है, ठीक। 2+ और डी भैया क्या कह रहा है, डी कह रहा है Cl Br IF। किसी को अगर नहीं पता टीएन क्या होता है लिख देता हूं मैं यहाँ पे। टीएन का मतलब एथाइलिन डायमाइन ही होता है, सॉरी प्रोपाइलिन डायमाइन होता है, बट 1,3 वाला। हम लोग इस पे एक लंबा चौड़ा डिस्कशन कर चुके, तो अब हम इसे डिस्कस करने वाले नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। जल्दी से नोट करो इतना फटाफट। अरे बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। चलो, अगर इतना तुम्हारा हो गया है, उसके बाद अब हम लोग आएंगे बीबीटी पे। ये क्वेश्चन करके लाना, अब हेडिंग डालो बीबीटी। ये लो प्रीवियस स्लाइड। इतना जैसे ही हो जाए उसके बाद हेडिंग डालना बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। चलें आगे। Yes, sir. यस सर। तो अगली हेडिंग डालो बीबीटी। बीबीटी का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो तुम पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर पता करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुम्हें जो स्ट्रक्चर बताए वो गलत निकल जाए, क्या होगा? तो फिर इसका मतलब गलत हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो भी तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्सेस है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे उनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन तो किया, बट कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसी थी जिन्हें ये एक्सप्लेन करने में असफल रही। मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का होल 4 2+, ठीक है। तो ये बता नहीं पाए उस कॉम्प्लेक्स में कि उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ना होकर स्क्वायर प्लेनर क्यों हुई। तो वहां पे बीबीटी फेल हो जाती है और वहां पे हम लोग पढ़ते हैं CFT, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो कहने का मतलब तुम जो एक पढ़ने जा रहे हो थ्योरी, वो एक गलत थ्योरी है, मतलब आगे जाके वो गलत हो गई। फिर हम लोग पढ़ेंगे CFT। अच्छा, क्या CFT बिल्कुल सही है? तो आंसर भैया CFT भी गलत है। मतलब गलत इन द सेंस CFT की भी लिमिटेशंस है, उसके में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो उसके बाद कौन सी आती है? MOT आती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ बीबीटी और CFT है। तो पहले से तो जल्दी से इसमें बड़ी तेजी में
कुछ बातें दो चार लिखो, फिर अब तुम्हें एकदम मजा दिला दें, कदर कुर्सियों की पेटी बांध लो, ठीक है। अभी तुम्हें लगे कि सर ने क्या पढ़ा दिया एकदम। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू बीबीटी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is, देखो, explained by hybridization and overlapping। यार मेरी बात सुनो, ओवरलैपिंग का मतलब होता है, जैसे मेरा हाथ इधर देखो, कैमरे में देखो, इधर देखो, इस हाथ के ऊपर में इस वाले हाथ कैसे रखते हैं, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। और इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमने एक ये क्या कहते हैं बाल्टी ली, इसमें हमने डाला 1 चम्मच निरमा, क्या डाला बेटा, वॉशिंग पाउडर, निरमा, ठीक है। फिर इसमें क्या करा, 1 चम्मच हमने डाल दिया घड़ी, फिर हमने क्या करा, 1 चम्मच डाल दिया सर्फ एक्सल, फिर हमने क्या 1 चम्मच डाल दिया टाइड, और उन्हें सबको क्या करा, आपस में से करके मिला दिया। क्या तुम उन्हें अलग अलग कर पाओगे आप? No, sir. नहीं कर पाओगे, इसे बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। तो क्या तुम्हें ओवरलैपिंग और इंटरमिक्सिंग इन दोनों में डिफरेंस पता चला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओवरलैपिंग का मतलब है जैसे इस हाथ के ऊपर हमने ये वाला हाथ रख दिया, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। और इंटरमिक्सिंग का मतलब समझ ही गए तुम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमने समझा दी ना, बहुत अच्छी बात है। अब पहले तो समझो बेटा क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। दूसरी बात समझो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूसरी बात वही है जो पहली बात है। पहली बात क्या है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू VBT central atom used vacant orbital in hybridization, समझे, because both the electron of coordinate bond are given by the ligand, ठीक है। अकॉर्डिंग टू VBT सेंट्रल एटम यूज्ड वैकेंट d ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिवन बाय द लिगेंड। लिगेंड क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा मेटल के वैकेंट d ऑर्बिटल में और जाके उससे बॉन्डिंग कर लेगा। क्या इतनी बात समझ आती है बेटा? Yes, sir. अच्छा, एक पॉइंट और छोटा देख लीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अ मॉलिक्यूल, अगर आपका मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल, कह रहा देन टू टाइप ऑफ hybridization is possible, क्या तब भैया 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होंगे? कौन कौन से 2 टाइप होंगे, जल्दी बोल दो। एक तो होगा तुम्हारे पास D2sp3, एक होगा sp3d2। क्या होगा, sp3d2। अगर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हुआ तो मॉलिक्यूल बोला जाएगा इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा बेटा, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुआ तो मॉलिक्यूल बोला जाएगा आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या यहां तक की बात समझ में आई सबको? बोलो हाँ ना। Yes, sir. Yes, sir. अब हमें जरा एक बात बताओ ईमानदारी से, तुम लोगों ने 11th से हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुना है? बता, सुना है कि नहीं सुना है? तुम लोगों ने जो Yes. हाइब्रिडाइजेशन है उसका 11th से पहली बार नाम सुना? तो मुझे बताओ, बायो का तो चलो मान सकते हैं कि भैया 2 पेरेंट प्लांट आपस में क्रॉस करके बेबी प्लांट बनाते हैं, नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। केमिस्ट्री तो यार नॉन लिविंग वाली बात हो गई कि इसमें भैया क्या कर रहा है, ठीक है। एक हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट जो नॉर्मल केमिस्ट्री है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कर ही क्या रहा है? कोई बता सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्या पड़ी केमिस्ट्री के अंदर?
क्या किसी को भी पता है या तुम मेरे मुंह से सुनना चाहोगे? सर आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। तो इसी बात पे इतना जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलें। अगर हो गया तो बोलो, चलेंगे आगे। वेट सर। ठीक है, कर लो। ये मैसेज करने वाले सुधर जाओ, बहुत मार करोगे। हम इधर पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें बतिया रहे हैं, इधर आ जाओ। मतलब हमीं से बता रहे हो, ठीक है। चलो, अगर हो गया हो तो बता दो, जल्दी से चलें आगे। ये सर डन। चले, अब देखो, तो यार नोट मत करना, चाहो तो रफ पे नोट कर लेना कि नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की नीड ही क्या पड़ी, ठीक है। तो समझो एक बात, क्या सबने CH4 मॉलिक्यूल के बारे में सुना है? अरे बोलो ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्या हम इसे 1s2 2s2 2p2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. और क्या p के आउटर मोशन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? ये सर। ठीक है, s में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड। पेयर्ड का मतलब जो जोड़े में है, अनपेयर्ड का मतलब जो सिंगल है। जैसे आकाश क्या है? अनपेयर्ड, ठीक है। आकाश अपना क्या है? अनपेयर्ड है, ठीक है। अनपेयर्ड का मतलब जो अकेला अकेला, सिंगल, तन्हा, ठीक है। और पेयर्ड का मतलब जोड़ा। तो तुम्हें मैं एक बात बताते हैं, किसी भी एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो यार कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? बताओ ना देख के। 2। तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, बट कार्बन बना कितने बॉन्ड रहा है? 4। तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से बन गया कि भैया CH4 जो मॉलिक्यूल है कौन सी स्टेट में बनता है। ध्यान रखना, CH4 ग्राउंड स्टेट में नहीं बनता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां से यहां जंप करेगा और एक एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये होगा कि जो एक एक्साइटेड स्टेट आएगी तो CH4 मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब जरा बेटा खेल समझो क्या है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है कि नहीं होता, बोलो। Yes, sir. ये तीनों p ऑर्बिटल है। तो p ऑर्बिटल तो भैया ऐसे डंबल शेप के होते हैं, एक डंबल, ऐसे 2 डंबल, ये तीसरा डंबल। मतलब ये px py pz इनका प्लेन अलग अलग होगा, बट अभी के लिए समझ लो, हम तो समझाने के लिए बता। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये बॉन्ड बना किससे रहे हैं? तो बात है कि भैया हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं। अब हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? मतलब हाइड्रोजन का लिखोगे 1s1, लिखोगे कि नहीं, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. यानी कि चारों हाइड्रोजन को अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं? s ऑर्बिटल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सर। तो भैया 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल, ऐसे ही तो कुछ होगा। Yes, sir. तो ये ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे, तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट अगर तुम ध्यान से देखो कि CH4 मॉलिक्यूल के अंदर 4 बॉन्ड तुम्हें दिख तो रहे हैं, लेकिन उसमें 3 बॉन्ड जो है वो डिफरेंट ओवरलैपिंग से बन रहा है, एक बॉन्ड डिफरेंट ओवरलैपिंग से बन रहा है। क्या सबको इतना दिख रहा है कि नहीं? हाँ ना बोलो। Yes, ये sir. सर। भैया ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है वो SS ओवरलैपिंग से बन रहा है। कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहा है? SS ओवरलैपिंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. Whereas these 3 bonds are बन रहे हैं SP ओवरलैपिंग से। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये Yes, sir. सर। तो मुझे तुम बताओ, इन तीनों बॉन्ड की एनर्जी इस चौथे बॉन्ड से डिफरेंट होगी कि नहीं होगी? ये सर। क्योंकि सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है यार, कि जब ये 3 बॉन्ड जो है वो डिफरेंट ओवरलैपिंग से बन रहा है, ये बन रहा है S और P की ओवरलैपिंग से, जबकि ये वाला बॉन्ड बन रहा है S और S की ओवरलैपिंग से। तो इसका मतलब कार्बन के जो कोई भी 3 बॉन्ड, हमें नहीं पता कौन से 3 बॉन्ड, बट ये 3 बॉन्ड जो है डिफरेंट एनर्जी के होंगे, क्योंकि S और P की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, और ये वाला बॉन्ड मान लो S और S की। तो भैया कार्बन के चारों बॉन्ड की एनर्जी सेम नहीं होगी, 3 बॉन्ड की एनर्जी सेम होगी, चौथे बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट होगी कि नहीं? हाँ या ना बोलो। ये सर। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो पता चला कि ऑल 4 बॉन्ड ऑफ कार्बन आर आइडेंटिकल। जब एक्सपेरिमेंटली पता चला, हमने जब एक्सपेरिमेंट करा तो हमें पता चला कि कार्बन के चारों बॉन्ड जो हैं वो सेम एनर्जी के हैं, आइडेंटिकल हैं चारों। कुछ बात हजम हुई? बताओ। Yes, sir. मतलब अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था, कार्बन के 3 बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए थी और चौथे बॉन्ड की एनर्जी अलग होनी चाहिए थी,
सेम नहीं होनी चाहिए थे। पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया चारों बॉन्ड की एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। तो जो साइंटिस्ट है, होशियार साइंटिस्ट, उन्हें उसका क्वेश्चन अराइज हो गया है। अब जब तुम हमसे पूछो सर ऐसा क्यों, तो हमने कहा कि हमने जो पढ़ा था हम तुम्हें बता देंगे। हमने कहा कि ऐसा है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। हम क्या तुमसे कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं कि कार्बन क्या कर रहा है, अपने चारों ऑर्बिटल को उसी बाल्टी में डाल रहा है जिसमें तुमने निरमा, टाइड, सरफेक्सल, घड़ी सब डाला था। एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, चारों ऑर्बिटल को इसमें डाल के और इंटरमिक्सिंग कर दी इनकी। और आफ्टर द इंटरमिक्सिंग ये क्या करा, कार्बन ने 4 नए ऑर्बिटल बनाए सेम एनर्जी के, 1 2 3 4। और इधर चारों ऑर्बिटल किसके, हाइड्रोजन के, 1 2 3 और 1 4। अब बताओ जब ये आपस में ओवरलैपिंग करके 4 बॉन्ड बनाएंगे तो चारों बॉन्ड सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? हाँ ना बोलो जल्दी से। सेम होंगे। तो तुमसे क्या बोला गया, इसका मतलब ये तो एक हाइपोथेटिकल बात हो गई। तो हाँ, आंसर बिल्कुल सही है कि भैया हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तुम्हें जो चीज फंस रही थी, तुम्हें जो चीज समझाई नहीं जा पा रही थी, उस चीज को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज करा गया और उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया हाइब्रिडाइजेशन। एंड हाइब्रिडाइजेशन इज टोटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है भैया, कार्बन के जो 4 बॉन्ड है वो डिफरेंट एनर्जी के होने चाहिए थे, क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड जो sp ओवरलैपिंग से बन रहे थे, कार्बन का एक बॉन्ड बनना था ss की ओवरलैपिंग से। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कार्बन के चारों बॉन्ड कैसे हैं, सेम एनर्जी के हैं। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है, कर नहीं पाए वो लोग। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कार्बन क्या करता है, अपने चारों ऑर्बिटल को आपस में इंटरमिक्स करता है, इंटरमिक्स करने के बाद 4 नए ऑर्बिटल बनाता है सेम एनर्जी के। उन 4 नए ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये तुम्हारा क्या नाम है, हाइड्रोजन क्या करता है, अपने ऑर्बिटल को इन वालों से ओवरलैपिंग कराता है। अब क्योंकि चारों सेम एनर्जी के, अब जो तुम इनकी ओवरलैपिंग कराओगे 4 बॉन्ड बनेंगे वो भी सेम एनर्जी के। तो इस वजह से हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ा। क्या तुम लोगों को समझ में आया कि हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ना पड़ा? Yes, sir. ठीक है, तो ये केमिस्ट्री में एक जरूरत पड़ी कि केमिस्ट्री में एक जगह पे जाके हम फंस गए और हमें नहीं समझ में आ रहा था कि इसके बाद की स्टडी को कैसे बढ़ाएं आगे, हम अपने बच्चों तक कैसे बात पहुंचाएंगे, कैसे बताएं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। तो हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करा। ऐसा कुछ भी नहीं है रियल में, ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि भैया ऐसा होता होगा और ऐसा होता होगा करके हमने क्या करा, चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। तो इसलिए हम लोग केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। क्या तुम लोगों को बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या बताओगे? व्हेन 2 और मोर ऑर्बिटल आर डिफरेंट एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है। व्हेन 2 और मोर ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी, या फिर व्हेन 2 और मोर ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, देन दीस ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। बता पाओगे कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि भैया देखो, अगर मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल हुआ तो 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होंगे, एक D2sp3 और एक sp3D2। तो तुमसे पूछा क्या जाएगा, क्या पता मॉलिक्यूल तुम्हारा इनर स्फीयर है कि आउटर स्फीयर, तुम क्या, ठीक है भैया ये भी कर लेंगे। पर उससे पहले तुम कुछ मेरी बातें सुनो बहुत ध्यान से, ये है तुम्हारी ट्रिक वाली चीज है। ठीक है, अभी तक तुमने जो पढ़ा उससे तुम्हारे क्वेश्चन नहीं लगेंगे और ना ट्रिक तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में लगी है। तो अब तुम पढ़ो थोड़ी सी ट्रिक। क्या ट्रिक है, पढ़ना जरा। कह रहे हैं कि भैया जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के? 2 टाइप्स। देखियो जरा, 2 टाइप्स। कह रहे हैं एक तो होंगे बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। अब इनकी पूरी कुंडली हम बाद में निकालेंगे, अभी हमें क्वेश्चन लगाना है तो उसके लिए जरा पढ़ाई कर लें। ठीक है, दूसरे होंगे बेटा अपने पास वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते रहना, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक वीक। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर हम कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे, रिश्तेदार है मेरे, हमें कैसे पता होगा? तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं, ट्रिक है उसके लिए अपने पास, क्या कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो कौन से होंगे, जिसमें डोनर एटम तुम्हारा कार्बन होगा, या तो नाइट्रोजन होगा, या तो फास्फोरस। अगर कोई भी ऐसा लिगेंड है जिसके अंदर डोनर एटम कौन सा है, कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस, उन्हें क्या बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड कौन से होंगे, जहां पे आपका डोनर एटम जो है वो क्या क्या होगा, आपका ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा और क्या होगा, हेलोजन होगा। एक्स मतलब हेलोजन। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? हाँ ना बोलो बेटा। Yes. Yes, sir. और दूसरी बात, जो तुम्हारे पास, एक बार फिर से लिख दूं मैं, क्या, एक और बात लिखो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, पेयरिंग पॉसिबल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, पेयरिंग जो है वो पॉसिबल होगी, यहाँ पे पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग वाली क्या चक्कर है ये भी समझाते हैं तुम्हें। और वीक फील्ड लिगेंड में लिख लो पेयरिंग जो है वो नॉट पॉसिबल, पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल।
कहोगे सर ये क्या बता डाला, पेयरिंग पॉसिबल पेयरिंग, अभी समझाते, बस 1 मिनट दो, 1 मिनट रुकोगे नहीं, मार खा जाओ, बता रहे हैं अभी। इधर देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, कह रहा भैया फाइंड इनर एंड आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, फाइंड इनर एंड आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। पहला पॉइंट देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा CO, कह रहा CN का 6 3 नेगेटिव, सुनते रहना, कह रहा CO CN 6 जो है, अब बताओ ये तुम्हारा इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर स्फीयर, हम कैसे पता करेंगे, हाइब्रिडेशन निकाल के, अगर हमारा हाइब्रिडेशन D2sp3 आया तो इनर और sp3d2 आया तो आउटर, ठीक है चलो लग जाओ काम पे। तो मुझे पहले तो एक बात बताओ, क्या हमने तुम्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट याद कराए थे, 3 सीरीज याद कराए थे, 3D 4D 5D, बोलो हाँ ना बोलो जल्दी से। Yes, sir. 3D सीरीज ऐसे याद कराई थी, सक टीवी करमन फेको निक्यूजिंग, याद आया। Yes. 4D सीरीज कैसे याद करी थी, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े, अगर कोई याद आया कि नहीं आया। Yes, sir. 5D सीरीज कैसे याद करी थी, ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी, याद कर, बोलो जल्दी बोलो फटाफट जल्दी, बहुत तेजी में। Yes, sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमने कैसे याद करा, देखना जरा, सक टीवी कर मन फे को 7 आ रहा, यानी कि 3D7 4s2, 3D7 4s2, क्योंकि 3D सीरीज का पता ही है। अच्छा, अब यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जरा देख लो, तो भाई जिसकी निकालनी उसे x मान लो, तो मैंने कहा x प्लस CN पे चार्ज कितना होता है -1, कितने CN है 6, इज इक्वल टू टोटल पे चार्ज कितना -3, तो क्या यहाँ x इज इक्वल टू +3 आएगा, यहाँ से बोलो जल्दी से हाँ या ना, बोल दो। Yes, sir. तो यहाँ से Yes, sir. CO3 प्लस, यहाँ से हम जब करेंगे कि भैया CO3 प्लस, तो क्या हो जाएगा भाई, 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, पहले बाहर वाले से निकालो, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, कितना हो गया ये, तो ये हो गया 3D6 4s0। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, जल्दी बोलो बेटा। Yes, sir. अगर इतनी बात समझ पा रहे हो, अब मुझे बताओ देख के तुम लोग कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, ये लिगेंड कैसा लिगेंड है बेटा, देख के बताना जरा, Strong field. कैसे पता करा, Strong field. कैसे पता करा, Because donor the atom, donor nitrogen. atom carbon क्योंकि भैया यहाँ पे nitrogen. डोनर एटम C है कि नहीं बोलो, और डोनर Yes, एटम sir. चाहे कार्बन हो चाहे नाइट्रोजन हो, मॉलिक्यूल आपका कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो मॉलिक्यूल आपका लिगेंड कैसा, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, तो इसका मतलब Yes. जब आप इस इलेक्ट्रॉन को देखो डी ऑर्बिटल बना लेते हैं, 3D6 लिखा हुआ ना, तो पहले 3D ऑर्बिटल बनाओ, तो मैंने कहा कि भैया देखो ये हो गया तुम्हारे पास 3D ऑर्बिटल, ठीक है, उसके बाद 4s ऑर्बिटल, 4s के बाद क्या आता है बेटा, 4p आता कि नहीं आता, जल्दी बोल दो फटाफट, मार खा जाओ, बता रहा है, Yes, sir. 4p, ठीक है। अब एक बात समझो, 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा हो गया, 3D हो गया, ये आपका हो गया 4s और ये हो गया आपका 4p, क्या ये सही है बात। अब हम क्या कह रहे हैं, अब बताओ लीगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी लिखा है, अगर आपका लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग, मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, अब ये अकेले नहीं रहेंगे, समझे, अब अपना आकाश जो है वो पेयरिंग में आ जाएगा, समझ रहे हो बात हम क्या कह रहे हैं, ये ऐसे करके। अब पेयरिंग के बाद जरा 6 इलेक्ट्रॉन भरो, देखो वैसे तो हम हुन रूल को भैया याद करके ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करा दो, पेयरिंग कराओगे तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, देखना जरा, पेयरिंग कराने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, हाँ ना बोलो, Yes, sir. Yes, sir. कितने लिगेंड है बेटा बताना जरा, लिगेंड कितने हैं, 6. 6, तो सबसे पहले कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वाला, तो एक CN क्या करेगा, अपने लोन पेयर यहाँ देगा, एक CN अपने लोन पेयर यहाँ देगा, एक CN अपने लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ देगा, एक CN यहाँ पे, कितने हो गए 3 4 हो गए ना, 4 के बाद 5वां यहाँ पे, छठा यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल यूज हुए देखना जरा, अरे डी ऑर्बिटल सबसे पहले यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलो। Yes, sir. Yes, अरे भाई, sir. अरे यार ये 3D ऑर्बिटल है, ये 4s है, ये 4p है कि नहीं है, सबसे पहले डी, और कितने डी यूज हुए हैं, 2. 2, तो डी तो हो गए 2, फिर कौन सा यूज हुआ बेटा, S. Yes. एस, फिर कौन से यूज हुए हैं, P. P. कितने पी यूज हुए हैं, 3. तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ गया, D2. So sp3. और अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 निकल के आता तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता बेटा, Inner In sphere. sphere complex. तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, जल्दी बोलो, Inner sphere Inner complex. sphere complex. इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, जल्दी sir. से छापो।
Done, sir. ठीक है, सब लोग कर लो बेटा। Done, sir. ठीक, अब आगे की जो भी तुम्हारी क्लास होगी उसे स्किप मत करना, क्योंकि अब मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ जहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। वीबीटी और तुम्हारा जो सीएफटी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे टॉपिक है, इन्हें छोड़ोगे तो बेटा फिर हमसे मत कहना समझ में नहीं आया, ठीक है। अच्छा देखो, एक तो ये वाला मैंने करा दिया, अब तुम्हें क्या करना है, CONO2 का होल 6 4 नेगेटिव, इस क्वेश्चन को होमवर्क में सॉल्व करना है और बताना है कल मुझे, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताना है कि ये तुम्हारा इनर स्फीयर होगा या आउटर स्फीयर, ठीक है। Okay, sir. फिर Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में बताना है ना? क्या कर बेटा, जैसे मैंने कराया बिल्कुल इसी की तरह बताना है, ठीक है, जैसे हमने कराया इसे स्टेप बाय स्टेप करना, देन उसका बताना इनर स्फीयर है कि आउटर स्फीयर है, ठीक है बेटा। सर मैं पूछ रही हूँ नेक्स्ट क्लास में बताना है ना, पीडीएफ तो नहीं ना शेयर करनी है? नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास में बता देना, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए क्या ही पीडीएफ बनाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, इतना नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय राम। Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, बाय।